हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेविटेशन क्लास 9th स्टडी करेंगे। अभी तक हम स्कूल में जो हम कर चुके हैं वो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और फर्दर आगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट हम लोगों ने समझना है। तो हम जो कर चुके हैं थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्यों हम स्टडी करते हैं ग्रेविटेशन को। जर्नल रिकॉल है क्योंकि हम ये कर चुके हैं। ग्रेविटेशनल क्योंकि जो साइंटिस्ट थे या फिलोसफर हम जिसे बोलते हैं, जो पहले टाइम में फिलोसफर कहे जाते थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं विद इन फोर्स, एक फोर्स की तरह, एक फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहा गया। ठीक है ना। सबसे पहले तो लॉजिक था, हमने ये हम कर चुके हैं कि ग्रेविटेशन की रिक्वायरमेंट हमें क्यों हुई, वो हमने स्टडी किया था कि जब दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो क्यों करते हैं उसको जानने के लिए। सेकंड, जब रेनफॉल करती है तो वो अर्थ के ग्राउंड की तरफ क्यों आती है, वो अप डायरेक्शन में मूव क्यों नहीं करती, उसको जानने के लिए। अर्थ सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, वो किस रीजन से एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहा है, वो अपने ऑर्बिट को चेंज क्यों नहीं करता, उसको जानने के लिए। ठीक है। मून अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, वो भी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों उसे उसका सैटेलाइट बोला जाता है, अर्थ का सैटेलाइट कहा जाता है, उसको जानने के लिए हमें ग्रेविटेशन की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है। तो उसके बाद कॉलम न्यूटन आए, जिन्होंने, जो हम फोर्स में भी स्टडी कर चुके हैं, न्यूटन के 3 लॉ हमने स्टडी किए हैं। तो यहाँ उन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो है वो इन्वेंट किया था, जिसे बोला गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उन्होंने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए एक ऐसा फोर्स दे दिया जिससे हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कॉज कर रहे हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, कर चुके हैं ये भी हम। मान उन्होंने क्या कहा कि दो मासेस हैं m1 और m2, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है हमारे पास से d इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। उन्होंने कहा कि ये दो मासेस, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो मास जो है, कोई भी दो मास एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और उस अट्रैक्शन जो होती है वो किसी ना किसी फोर्स की वजह से होती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने इवेल्युएट किया विद ए फॉर्मूला, एक फॉर्मूला उन्होंने ड्राइव किया। ठीक है। स्टेटमेंट क्या दी, टू ऑब्जेक्ट्स इन द universe attract each other with a force of attraction known as gravitational force। उन्होंने उसका नाम दिया, जिसका नाम उससे कहा गया कि वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा गया। फिर उन्होंने बोला कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड किस किस पर करता है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिनोटेड बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिनोटेड बाय F, या इसे आप Fg के नाम से शो कर सकते हैं। इस ग्रेविटेशन फोर्स को नाम दे दिया गया Fg। अब ये जो फोर्स होता है Fg, उन्होंने कहा कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मासेस। जिन दो मासेस के बीच में ये फोर्स लग रहा है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब m1 इंटू m2, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन, स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। दो कंडीशंस सेटअप की कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये डिस्टेंस कहां से कहां लाई करना चाहिए, दो मासेस के सेंटर टू सेंटर लाई करना चाहिए। सेंटर से स्टार्ट होकर सेंटर तक का डिस्टेंस होता है। अगर इन दो वैल्यूज को कंबाइन करें, ऑन कंबाइनिंग this gravitational force is directly proportional to m1 m2 divided by
डी स्केयर। अगर हम कंबाइन करेंगे इन दोनों फैक्टर्स को तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, m1 m2 डिवाइड बाय डी स्केयर। और अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, इक्वल टू लेकर आना है, तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड दैट कांस्टेंट इज जी, कैपिटल जी। ठीक है, दिस जी इज नोन एज यूनिवर्सल gravitational constant. This G is known as universal gravitational constant, और नाम से ही है यूनिवर्सल, डेट मीन इसकी वैल्यू हर एक प्लेनेट पर, हर एक जगह क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.67 इंटू में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है ये यूनिट्स। ठीक है, यहां तक। अगर हमें यूनिट आइडेंटिफाई भी करनी हो तो हम कर सकते हैं, इसे पॉज करके नोट डाउन करो। अगर हमें जी की यूनिट आइडेंटिफाई करनी है तो वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। इसे नोट डाउन करते रहिएगा साइड बाय साइड। देखो, हमने ये इवैल्यूएट कर लिया, ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जी m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एफ जी इंटू में डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2। तो यहाँ से g की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ जी इंटू में डी स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। तो सिंपल हमने क्या किया, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद g की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली। यहां तक करने के बाद अब अगर मैं इसे यूनिट्स में कन्वर्ट करूं, मुझे तो निकालनी है SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास, न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, उसका स्क्वायर है। मास की यूनिट क्या होगी, केजी, इनटू में केजी क्या बन जाएगा, केजी स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ध्यान से करना है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर। इसे नोट डाउन करो। आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 1 इज, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा किस नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि इट्स नेचर इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये किस नेचर का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, रिपल्सिव नहीं होगा। मतलब दो फोर्स हमेशा एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट ही करेंगे, दूर नहीं करेंगे। इट ऑलवेज एक्ट सेंटर टू सेंटर बिटवीन टू मासेस। दो मासेस के सेंटर से स्टार्ट हो गए, एक मास के सेंटर से स्टार्ट हो गए दूसरे मास के सेंटर तक ही ये लाई करता है, क्योंकि हम जो ये डिस्टेंस पिक करते हैं वो हमेशा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पिक करते हैं। देखो, जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, अभी आपको बताया, जो g है हमारे पास वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू हमेशा क्या है, फिक्स है। आप यूनिवर्स में कहीं मर्जी चले जाएं, ये वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। अगर ये वैल्यू फिक्स है, डेट मींस ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि दो मासेस कहां पर रखे हुए हैं, चाहे वो स्पेस में रखे हुए हैं, चाहे वो अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं, या वाटर या किसी और मीडियम में रखे हुए हैं, चाहे हम फ्लूइड के अंदर रख दें उसे। ठीक है, तो जो हमारे पास g की वैल्यू है वो इन पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करती है, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इस वजह से जो ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, दिस फोर्स
डज नॉट डिपेंड ऑन एनी मीडियम। ये किसी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि हम ये बोलें कि भी दो मासेस हैं, हमने अर्थ के सरफेस पे रखे हुए हैं फिक्स डिस्टेंस पर, और उन्हीं मासेस को उसी डिस्टेंस पर अगर हम किसी स्पेस में रख दें तो फोर्स की वैल्यू अलग हो जाएगी। ऐसा नहीं है, फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, चाहे वो मासेस किसी भी मीडियम में रखे हुए हों। फोर्थ है, दिस फोर्स इज ऑलवेज applicable for point masses only which are very far from each other। ठीक है, ये फोर्स पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल है जो बहुत दूर हैं एक दूसरे से। पॉइंट मासेस का मतलब क्या होता है कि हमें एक मास बिल्कुल पॉइंट की तरह नजर आए, जैसे हमें अर्थ पर सन एक पॉइंट की तरह नजर आता है, या हमें अर्थ पर मून एक पॉइंट की तरह नजर आता है, और वो बहुत डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो उन्हीं में ही ये जो फोर्स है वो एप्लीकेबल होता है। नहीं तो हम ये बोलेंगे कि जब ये न्यूटन्स ने बोला कि जो हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसके अकॉर्डिंग कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट, अगर ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनको भी आपस में अट्रैक्ट करना चाहिए, फिर तो ये एक दूसरे से आपस में चिपक जाए अगर इनकी फोर्स की इंटेंसिटी इतनी है। ठीक है, तो यही है कि ये फोर्स सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए, पॉइंट मासेस मतलब जो बिल्कुल एक सिंगल डॉट की तरह नजर आए, ठीक है, और एक दूसरे से इनफाइनाइट बहुत ज्यादा हाई डिस्टेंस पर जो है वो सेपरेट होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल पुल होता है, और अर्थ और सन के बीच में एक ग्रेविटेशनल पुल होता है। ठीक है, और हम बाकी इन सब चीज़ों को स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को फोर्स तो लगा रही हैं, लेकिन इस फोर्स की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर सकें, एक दूसरे से वो मिल सके। ठीक है, इसे नोट डाउन करो। एक हमारे पास टर्म आती है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो वर्टिकली डाउनवर्ड आता है तो हमें कोई उसके ऊपर कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो कहां मूव करेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है ना, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करवाना है तो मुझे कुछ ना कुछ इनिशियल इंपैक्ट देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फोर्स इसके ऊपर लगाना पड़ेगा जिससे ये ऊपर की तरफ मूव करे। ठीक है, लेकिन एक सर्टेन हाइट अटेन करने के बाद ये कहाँ मूव करता है, अर्थ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं, जिसके अंदर हमें बाहर से कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, अर्थ ही उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसे हम बोलते हैं फ्री फॉल कंडीशन। ठीक है, every object on the every object which lies in the earth atmosphere, which lies in the earth's atmosphere, moves freely, or we can say moves towards the earth, moves towards the earth, earth core, with an attractive force।
फ्री फॉल कंडीशन क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर लाई कर रहा है तो वो कहाँ अट्रैक्ट होता है, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है विद एन अट्रैक्टिव फोर्स, जिसे हम फाइनली क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, अर्थ प्रोड्यूस कर रही है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है ना। अगर मान लो ये अर्थ है हमारे पास और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो मान लो सेंटर डिस्टेंस हम पिक करते हैं, सेंटर डिस्टेंस है इनका सपोज करो d, हमने d एज्यूम कर लिया। ये हमारे पास क्या है, मान लो स्मॉल मास m है, ये कैपिटल M, अर्थ का मास कैपिटल M है, सेंटर डिस्टेंस कितना है d। तो हमने यहाँ से बोल दिया कि एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, अर्थ प्रोड्यूस कर रही है, किसके ऊपर, स्मॉल मास के ऊपर। और हमने अभी फॉर्मूला भी स्टडी किया है न्यूटन्स लॉ का, फॉर्मूला क्या बनेगा, Gm इंटू में m डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, यहाँ तक। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास आ गया। भी इस फोर्स से अर्थ जो है इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अगर मैं इसे ड्रॉप करूंगा तो ये कहाँ मूव करेगा, अर्थ की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ। हालांकि ये भी फोर्स लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को अपनी तरफ खींचने के लिए। ठीक है, ये फोर्स भी लगा रहा है, क्योंकि फोर्स तो दोनों ही लगाते हैं ना, ये मास भी लगाएगा इस मास के ऊपर, ये मास इस मास के ऊपर फोर्स लगाएगा। लेकिन क्योंकि ये मास इतना कम है, इसकी इंटेंसिटी इतनी कम है, फोर्स तो ये लगा रहा है, लेकिन इस मास के मुकाबले क्या है, वो नेग्लिजिबल है ये मास। ठीक है ना, इसका मास इतना ज्यादा है कि ये मास कुछ भी नहीं है उसके आगे, तो इसके फोर्स की भी इंटेंसिटी क्या होगी, इस मास के मुकाबले कम होगी। ठीक है, इसलिए अर्थ इस मास की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है, ये मास अर्थ के मास की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारे पास जनरली आ जाता है, इंपैक्ट हो जाता है। ठीक है, यहां तक नोट डाउन करो, ये फ्री फॉल कंडीशन होती है। अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हमने ये स्टडी कर लिया कि फ्री फॉल की कंडीशन सेटअप हो रही है, और हमने एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी स्टडी कर लिया इन बिटवीन अर्थ एंड दैट मास, ये हम स्टडी कर चुके हैं। ये क्या होती है, हमारे पास फ्री फॉल कंडीशन होती है। अर्थ है, अर्थ का मास हम कैपिटल M अज्यूम कर रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट है स्मॉल m, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम कितना कंसीडर कर रहे हैं, d कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो फ्री फॉल कंडीशन कैसे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देती है। जो फ्री फॉल कंडीशन होती है, फ्री फॉल कंडीशन में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अप सेक्शन से नीचे की तरफ मूव करवा रहे हैं, मतलब मैंने यहां से ड्रॉप किया, ड्रॉप करूंगा तो ये पहले क्या था, स्टैटिक कंडीशन में था, ये अब किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। मोशन में आ गया, डेट मींस इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कंडीशन से किस में आ रहा है, मोशन में आ रहा है। ऑब्जेक्ट मोशन में कब आता है, जब उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होती है। ठीक है, फ्री फॉल कंडीशन में व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, जब वो अर्थ की तरफ मूव कर रहा है तो वो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इट मूव्स विथ ए कांस्टेंट डायरेक्शनल वेलोसिटी बट ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। देखो, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, ऑब्जेक्ट लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो हमेशा मूव कैसे करता है, विद ए कांस्टेंट डायरेक्शनल वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर टर्म है, हमने स्केलर वेक्टर के बारे में स्टडी किया था। वेलोसिटी एक वेक्टर टर्म है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया
कि उसका लगातार चेंज होना चाहिए, लगातार उसका क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड पोजीशन के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या रहती है, कांस्टेंट। वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करता है हमेशा। वो कहां मूव करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही मूव करेगा। वो ये नहीं है कि यहां से मूव करता हुआ सेंटर की तरफ आए, यहां से मूव करता हुआ सेंटर की तरफ आए, ऐसा नहीं। वो हमेशा कहां मूव करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब उसकी डायरेक्शन फिक्स है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगी, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन टर्म स्टडी की है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। इफ magnitude of velocity is different, then we get acceleration। अब ये जो acceleration है फाइनली किस वजह से प्रोड्यूस हुई, ड्यू टू दिस फोर्स, ठीक है। दिस acceleration is produced with the help of gravitational force exerted by Earth on the mass m। ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस हुई, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुई। और इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। यहां तक जो हमने ये इवैल्यूएट किया था, इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लो। इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल g, एंड दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल g। यहां तक नोट डाउन करो, फिर हम स्मॉल g की वैल्यू कितनी आती है वो फाइंड आउट करेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास ये है, ये ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, ठीक है। अब ये देखो ऑब्जेक्ट अपने वेट की वजह से भी तो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा। जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट कहां ऐड करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब वो भी ग्रेविटेशनल पुल की फॉर्म में ही होगा। अभी बताया ना कि दिस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मास। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इसका सेल्फ वेट हेल्पफुल है इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि इसका वेट हमेशा कहां ऐड करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एफ जी की वैल्यू हमारे पास m इंटू में g के इक्वल भी तो होती है। से दिस इक्वेशन इज 2। ये तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो फोर्स लग ही रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये मास भी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला मास भी, ठीक है। अब जब हम कह रहे हैं कि ये एक वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उसकी वजह से हमें एक्सेलरेशन मिली, ठीक है, और उस एक्सेलरेशन को हमने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उससे हमें पता चला कि इसका सेल्फ वेट, खुद का वेट जो है वो भी तो कहां ऐड कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू में g होता है। वैसे हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से आया है, ये देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब हमने इस एक्सेलरेशन को क्या नाम दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाम दे रखा है। अब देखो इन दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से m इंटू में g किससे इक्वल आ जाएगा, g m अपॉन में d स्क्वायर के लिए आ जाएगा, g m अपॉन d स्क्वायर आ जाएगा। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसल आउट हो जाएगा, स्मॉल g की वैल्यू आ जाएगी g m अपॉन d स्क्वायर। ये आप कह सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये एक रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब स्मॉल जी यूनिट क्या होगी, अभी बोल रहे हैं कि वो है तो एक्सेलरेशन ही, तो यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने एक रिलेशनशिप देख लिया। जो स्मॉल जी होता है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसकी वैल्यू प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी करती है स्मॉल जी की वैल्यू, क्योंकि वो डिपेंड करती है मास ऑफ प्लेनेट के ऊपर और रेडियस ऑफ प्लेनेट के ऊपर। वो हम कल मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ, अर्थ के लिए कितनी होती है। वो जो हम कल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों स्मॉल जी की वैल्यू सेम नहीं रहती है, कांस्टेंट नहीं होती है, और कैपिटल जी की वैल्यू तो फिक्स है, स्मॉल जी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।